दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में। तो इसमें हम देखेंगे यूपीएसआई 2025 के लिए जो पॉलिटी है या जो भारतीय संविधान जो पूछता है उसमें उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। जब उसका सिलेबस देखेंगे आप तो सिलेबस में है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि संविधान है क्या। तो संविधान क्या होता है? संविधान जो है मौलिक सिद्धांतों का एक समूह होता है जिसके अनुरूप किसी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। तो संविधान एक बुक होती है। बुक में जो है मौलिक सिद्धांत लिखे होते हैं कि किस तरीके से राज्य सरकारें चलेंगी, सेंट्रल सरकार क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा, जो जनता के लिए क्या क्या फंडामेंटल राइट है, क्या क्या दिया जाएगा उनको। तो इन सब बातों का जो है एक समूह होता है, एक सिद्धांतों का समूह होता है जिसको हम संविधान कहते हैं। ठीक है। और संविधान जो है भारत में संविधान जो है सर्वोच्च है। सबसे बड़ा बड़ा हमारे देश में संविधान ही है। संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं, जो भी भारत में सब संविधान के नीचे ही है, उसी के अंदर है। ठीक है। तो संविधान की और परिभाषाएं जो विद्वानों ने दी है, जिसमें डायसी के अनुसार संविधान क्या है। तो डायसी ने बोला है कि संविधान उन कानूनों को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की सर्वोच्चता, राज्य मतलब सरकार, सरकार की सर्वोच्चता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करते हैं। समझ, निश्चित करते हैं या उसको सीमित करते हैं, ये कहने का मतलब है इसको। संविधानवाद का ही मतलब यही होता है। संविधानवाद का मतलब यही होता है कि जो है राज्य की शक्तियों को सीमित करना। लास्की के अनुसार संविधान क्या है, तो उन्होंने कहा कि नियमों का वह भाग संविधान कहलाता है, नियमों का वह भाग संविधान कहलाता है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि ऐसे नियम किस प्रकार बनाए जाएं, किस प्रकार बदले जाएं और कौन उन्हें बनाए। तो वो जो है संविधान की परिभाषा लास्की ने दी है। तो सबसे बड़ी बात ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप संविधान का मतलब ये समझिए कि संविधान ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सब कुछ आता है, और ये जो है सरकारों पे, व्यक्ति को क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो सरकारें उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उन सब के बारे में पूरा एक लेखा जोखा रखता है। ठीक है। और संविधानवाद का मतलब ये होता है कि सीमित सरकार। ठीक है। केसी वेयर ने क्या कहा है, तो केसी वेयर ने बोला है कि संविधान किसी देश की सरकार को पूरी प्रणाली का वर्णन है। तो हाँ, तो सही बात है, संविधान किसी भी देश की, हमारे देश का संविधान है वो जो है सरकार की पूरी प्रणाली का वर्णन करता है, किस तरह सरकार काम करेगी, और उन नियमों को संग्रह है। तो उन नियमों का संग्रह है जो सरकार को स्थापित करने, विनियमित करने और नियंत्रित करने का जो है कार्य करता है। तो आप जानते हैं संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरीके से चलाना है, कैसे उसको नियमित करना है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है इसमें कि संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करता है। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य जो है ब्रिटिश शासनकाल के समय ही पड़ चुका था, किंतु इसके जो क्रमिक विकास की गति जो है ब्रिटिश काल के बाद भी बहुत मंद थी। ठीक है। आज भी इसका विकास होता रहता है, देखेंगे तो नया नया संशोधन उसमें चालू रहता है संविधान में। तो आज भी इसका विकास चल रहा है। तो अभी तक डेवलपमेंट पूरा तरीके से खत्म हुआ नहीं है भारत में। ठीक है। आज भी होता रहता है। संविधान का मतलब ये समझ गए, संविधान जो है मौलिक सिद्धांतों का एक समूह है जो जिसके अनुरूप देश के राज्य और उसका जो शासन प्रशासन जो है चलता है वही है। ठीक है। कुछ इतिहास जान लेते हैं उसमें। तो 1600 ईस्वी का राजलेख या चार्टर अधिनियम जैसे जैसे कैसे कैसे हमारा संविधान डेवलप हुआ, क्या क्या चीज़ें ऐसी ऐसी क्या ऐसा क्या सरकमस्टेंस आया, ऐसा क्या परिस्थितियां बनी जिसके जिसके कारण जो है संविधान हमको बनाना पड़ा। तो सबसे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य योगदान रहा है हमारे भारतीय संविधान को बनाने में, कि वही कुछ रूल रेगुलेशन, जैसे अपना जब आई पूरा देश में शासन करना चाहा तो कुछ वो नियम कानून बनाए, तो वही है इसमें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 1600 ईस्वी में एक राजलेख या चार्टर के माध्यम से भारत में की थी। इस चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी की संविधान शक्ति जो है, संविधान शक्ति तथा सुविधाओं का विवरण जो है मिलता है। तो 1600 का जो चार्टर था जिसके द्वारा जो है कंपनी बनाई गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, उसमें पूरा जो है क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या तुमको करना है क्या नहीं करना है, सब चीज़ें उसमें बताया गया था, जिसे 31 दिसंबर 1600 को लागू कर दिया गया। तो 31 दिसंबर 1600, समझ रहे हैं, मतलब कि 1601 ईस्वी के एक दिन पहले इसको लागू कर दिया गया। और इस राजलेख के माध्यम से जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के प्रारंभ में कंपनी का अस्तित्व केवल 15 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था। जब 1600 में ये राजलेख लिखा जा रहा था तो कंपनी को केवल 16 जो है 15 वर्षों का बनाया गया कि 15 वर्ष ही आपको काम करना है। ठीक है। 15 वर्ष ही आपको काम करना है, ये बताया गया था उसको। ठीक है। 15 वर्ष के लिए स्थापना की गई थी। और स्थापना के समय कंपनी की कुल पूंजी जो थी, ये लिखा हुआ 30,133 पाउंड थी, और इसमें कुल जो 217 भागीदार थे। तो 217 लोग मिलकर कंपनी को बनाए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे अभी देखेंगे जो PW जो है उसका जो IPO आया था, IPO में जो जो लोग इसका खरीद लिए होंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है जितने लोग खरीदे होंगे वो कंपनी के शेयर हो गया। तो अब कहा जाए कंपनी इतने लोग मिलकर चला रहे हैं, मतलब चलाने का मतलब कि इतने लोग भागीदार हैं इस कंपनी में।
तो उसी लिए जो है उसी तरीके से 217 लोग मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए थे, उसके भागीदार थे। प्रारंभ में इस कंपनी का उद्देश्य व्यापारिक था, लेकिन बाद में धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेने लगा था, जिसको हम आगे हिस्ट्री में इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद में 1726 का एक राजलेख आया था, तो उसमें क्या लिखा था, तो इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, जो चेन्नई जिसको कहते हैं, प्रेसिडेंसी के राज्यपालों और उनके परिषदों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। तो अब कहा गया कि राजलेख में कहा गया 1726 में कि कलकत्ता, बम्बई और चेन्नई, या जो मद्रास था, प्रेसिडेंसी के राज्यपाल वो उनकी परिषद को कानून बनाने की शक्ति, वो कानून बना सकते हैं। इससे पहले तक कानून बनाने की जो शक्ति थी इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल में निहित थी, तो इंग्लैंड से कानून बन के आता था उस समय, इससे पहले 1726 से पहले इंग्लैंड से कानून बन के आता था। अब कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास के जो राज्यपाल हैं वो भी अपने अपने लिए कानून बना सकते हैं, ये कहा गया। तो भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को हम दो भागों में व्यक्त करते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास हुआ, जो 1773 से लेकर 1858 में तक था। और एक जो था ब्रिटिश की सरकार शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, मतलब कि 1857 की क्रांति के बाद, जो क्रांति जब हो गई उसके बाद से 1947 तक का विकास जो है इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो भारत में संवैधानिक विकास उसको समझ लेते हैं। तो ये पूरा एक्ट है, इस तरह से यही हमको पढ़ना है। भारत के संवैधानिक विकास में जितने भी एक्ट अधिनियम आए थे इसी को पढ़ना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है 1773 से 85 और 1858 और 1858 से 1947, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। चार्टर एक्ट आया था 1793 में। चार्टर्ड एक्ट आया 1813 में। चार्टर एक्ट 1833 और 1853 का चार्टर्ड एक्ट। इसके बारे में फिर इसके बाद में 1857 में विद्रोह हो जाता है, की क्रांति होती है। उसके बाद जो है पूरा जो शक्ति है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके ब्रिटेन क्राउन को ट्रांसफर हो जाती है, शक्ति पूरा छीन के इसको ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है। तब वहां से आता है भारत शासन अधिनियम आता है। तो ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में देखिए समझिए बात को, यहाँ से भारत शासन अधिनियम कौन शासन कर रहा है, क्राउन कर रहा है, इसलिए इसका नाम शासन हो गया है। तो भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, इस तरह से आ रहा है। भारत शासन अधिनियम 1853-58 आया, फिर भारत परिषद अधिनियम, भारत को परिषद बना दिया गया 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और 1947। यहाँ देश आजाद हो गया हमारा। इसी को हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम लोग कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके बारे में समझेंगे। तो आया क्यों था, सबसे पहले इसको समझते हैं, ये एक्ट जो है क्यों आया था। तो इसमें लिखा ही है रेगुलेटिंग, तो ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो काफ़ी भ्रष्ट हो गए थे और अपने इंडिविजुअल, अपने पर्सनल या स्वयं के लिए वो ज़्यादा काम करते थे और कंपनी के लिए कम काम करते थे। कंपनी घाटे में जा रही थी और जो उसके कर्मचारी थे वो क्या होते, बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे थे। और जो रिटायर होकर जब वो अपने यहाँ जा रहे थे ब्रिटेन में, तो काफ़ी विलासितापूर्ण जीवन वो लोग जीते थे और कंपनी जो है घाटे में चली जाती थी, एकदम गर्त में चली गई थी। और 1773 से पहले कंपनी के लिए जितने भी उसके कर्मचारी थे उन्होंने कहा कंपनी घाटे में चल रही है, आप ऐसा करिए कि हमको लोन दीजिए। ब्रिटिश संसद से वो पैसा मांग रहे थे वो लोग, ठीक। तो ब्रिटिश संसद ने कहा कि अरे भाई, तुम लोग इतना अमीर होते जा रहे हो और कंपनी को घाटे में जा रही है, तो इसको वो करने के लिए एक कमेटी का गठन किया कि चेक किया जाए कि कंपनी में क्या हो रहा है, क्या क्या धांधली हो रही है। तो एक कमेटी रिपोर्ट दी अपना, ठीक है। तो वही जो रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो गुप्त समिति बनी थी, वो गुप्त समिति द्वारा ये रेगुलेटिंग एक्ट लाने के लिए बात की गई कि कंपनी को आप रेगुलेट करिए, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 में ब्रिटिश संसद ने पास कर दिया था। तो 1773 में ब्रिटिश संसद ने इसको पास कर दिया और 1774 में इस एक्ट को लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत जो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और सर एलिजा इम्पे, बार बार एग्जाम में पूछता है, को मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया था। इसमें तो 3 न्यायाधीश इसमें बने, चैम्सफोर्ड, लिमेस्टर और हाइड, ठीक है। और सर एलिजा एम्पे जो थे इसके मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस बने थे इसके, ठीक। दूसरा था कि यह एक अभिलेख न्यायालय था। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, तो ऐसा न्यायालय जो भी कोई भी वर्डिक्ट देता है या कोई निर्णय अगर देता है, तो निर्णय जो है इसको अच्छे से रखा जाएगा। और जब कोई लोअर कोर्ट जो है कोई अगर निर्णय सुनाती है और वो इस निर्णय के अगेंस्ट में अपना वर्डिक्ट या निर्णय नहीं दे सकती, जो लोअर कोर्ट है, इस कोर्ट का इस जो निर्णय है, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, जो ये एलिजा इम्पे वाली जो थी, और इसके लोअर कोर्ट कोई अगर कोई निर्णय दे रहा है तो इस वाला जो निर्णय है, इस निर्णय को ध्यान में रख के ही वो देगा, इसके खिलाफ नहीं दे सकता है। तो वही था।
तीसरा इसमें कि निर्देशक की कार्यावधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई। तो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, अब कंपनी में क्या था कि हमने देखा था कल कि 217 जो थे भागीदार थे, इसके ऊपर हमने देखा है 217 भागीदार थे। ठीक है, तो ये 217 लोग अगर इसमें पैसा निवेश किए किसी कंपनी में, तो 217 लोग तो कंपनी को चलाएंगे नहीं। कुछ ये लोग अपने में से जो जो थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानता हो, इकोनॉमिक्स के बारे में जानता हो, वाणिज्य के बारे में जानता हो, व्यापार के बारे में जानता हो, उसको नियुक्त करेंगे। तो उसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेंगे, जो कि डे बाय डे या प्रतिदिन का निर्णय कंपनी के लिए लेते हैं, तो उसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। तो उसी कारण जो निर्देशक की कार्यावधि पहले 1 साल थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 1 साल थी, फिर बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज किया जाता था, उसको 4 वर्ष कर दिया गया कि अब 4 वर्ष तक ये लोग कार्य करेंगे जिनको नियुक्त किया जाएगा। ठीक, तो 3 बातें मुख्य थी इसमें। और बातें भी थे कि कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार एवं भारतीयों से रिश्वत व उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसको मैं आपको बताया था पहले कि रेगुलेटिंग इसीलिए आया था, क्योंकि रेगुलेशन इसीलिए आया था कि कंपनी के जो थे जो कर्मचारी वो व्यक्तिगत अपना कार्य करते थे, निजी व्यापार करते थे, और भारतीयों से रिश्वत लेके काफ़ी उनके कार्य को आसान करते थे। ठीक है, तो उस पर रिश्वत लेना और व्यक्तिगत कार्य करने से लिए रोक दिया गया था 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट में एक बात की गई कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता के गवर्नर को बिहार तथा उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तथा मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। तो अभी जो उसमें देखे थे हम लोग 1726 में नहीं देखे थे, ऊपर जो देखे थे 1726 में जो नियम आया था कि मद्रास का, मुंबई का और कलकत्ता के जो गवर्नर हैं वो लोग खुद अपना जो है कानून, गवर्नर की जो परिषद है वो खुद अपने लिए कानून बना सकती है। मगर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया, ये कहा गया कि आप जो है स्वयं नहीं बना सकते कानून, इसको आप जो कलकत्ता के जो गवर्नर है, वो गवर्नर जो है कानून बनाएंगे, उसी को फॉलो कौन करेगा, तो बम्बई करेगी और मद्रास करेगी। ठीक है, तो कुल मिला कहने का मतलब ये है कि मद्रास के और बम्बई के गवर्नर की जो शक्तियां थी कानून बनाने की अपने लिए, उसको छीन लिया गया और सेंट्रलाइज कर दिया गया। एक पावर जो है सेंट्रलाइज हो गया, एक सेंटर हो गया। ठीक है, समझ रहे थे, संसद कंट्रोल कर रहा है, संसद का कंट्रोल जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि जो धांधली कर रहे हैं लोग वो धांधली ना हो, और जो हमसे पैसा ये लोग मांग रहे हैं वो पैसा ना मांगे, कंपनी के प्रॉफिट से, मुनाफे से ही अपना ये लोग कार्य करें। ठीक है, तो प्रेसिडेंसियों को अधीन कर दिया गया, मद्रास और मुंबई को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। और इसी में बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल जी, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, और इसके अधीन मद्रास को और बम्बई को रख दिया गया। कानूनी गवर्नर जनरल कानून बनाएगा, वो कानून मद्रास पे भी लागू होगा, और आपका मुंबई जो बॉम्बे था उस पर भी लागू होगा, और कलकत्ता उड़ीसा वाले क्षेत्र में तो लागू होगा ही। तो ये जो मुख्य बात थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के, जो मुख्य बात है उसमें लिखा हुआ है। बस एक और मुख्य बात इसमें जोड़ लीजिएगा कि जो बंगाल का गवर्नर था, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल डबल जी हो गया। ठीक है, पहले जी था, अब डबल जी हो गया। ठीक, और उसके पास शक्ति जो आ गई है कि वो मद्रास के लिए भी कानून बना सकता है और बॉम्बे के लिए बना सकता है। ठीक, ये बात है। अगला है, इसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो क्या कारण था कि आया था पिट्स इंडिया एक्ट भाई, इसमें कहा गया था 20 साल बाद फिर से रेगुलेशन आएगा। इसमें एक और बात लिखी गई थी रेगुलेशन में कि 20 वर्ष बाद में फिर से समीक्षा की जाएगी इस रेगुलेटिंग एक्ट का, और इसमें जो सुधार करना होगा सुधार किया जाएगा इसमें। मगर जो है 10 साल बाद ही फिर से पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। तो क्यों आ गया ये, तो इस एक्ट द्वारा जो है भारत में कंपनी के मामले और उसके प्रशासन पर जो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया, इस पर ब्रिटिश जो संसद थी उसका नियंत्रण और बढ़ाया गया। तो क्या क्या किया गया इसमें, तो इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो प्रशासनिक जो शक्ति थी, कि जो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, ये कंपनी की जो है प्रशासनिक शक्ति थी, कंपनी का कार्य देखती थी कार्य। मगर देखिए कुछ दीवानी वाला क्षेत्र भी आ गया था, और राजस्व वाला भी क्षेत्र इनके पास आ गया था, कंपनी के पास ही, क्योंकि मद्रास पे और बम्बई में, फिर उसके बाद में कोलकाता में ये भूमि से कर वसूलते थे। कंपनी का कार्य व्यापार करना, मगर कर भी वसूलते थे, राजाओं से संधि भी करते थे, राजाओं से पैसा भी लेते थे। तो वो जो कार्य था वो राजनीतिक कार्य था, उसको अलग कर दिया गया इसमें। तो प्रशासनिक कार्य, कंपनी का कार्य, जो प्रशासन, कंपनी का प्रशासन देखना था, उसको अलग किया गया। तो उसको देखेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो पहले देखता था। जो राजनीतिक कार्य था इसमें,
उसमें क्या गया, उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, उसको नियंत्रक मंडल कहा गया, नियंत्रक मंडल। ठीक है, तो लिखा है पहले में कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। तो कंपनी जो अपना व्यापार करना है, जैसे मान लीजिए कि उसको कपड़ा बेचना है, तो कपड़ा वाला जो प्रशासन जितना भी है, कब कितना कपड़ा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, उसको देख रेख ये करेगा। मगर बंगाल में, उड़ीसा में या फिर से मराठों से कौन लड़ेगा, और बाहरी कोई शक्ति अगर आक्रमण करे उससे कौन लड़ेगा, कौन दंगा को कंट्रोल करेगा, कहाँ कहीं अगर विद्रोह हो रहा है तो उस विद्रोह को कौन दबाएगा, उसके लिए नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। 6 सदस्यीय, इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। ये पूरा देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको कहते थे। बीओडी, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे इसको, और बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर थे कंपनी के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो कि राजनीतिक कार्य देखता था। ठीक है, तीसरा, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। तो पहले जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 4 सदस्य होते थे, 4 सदस्य होते थे, और गवर्नर जनरल पूरा मिल के इनसे कानून बनाते थे। कोई भी कानून बनाते थे तो वो कानून जो था कलकत्ता में, उड़ीसा में, बंगाल में, और फिर सबसे नीचे देखेंगे आप तो मद्रास में और बॉम्बे में, यहाँ पे लागू होता था। ठीक है, अब इसी को कम कर दिया गया था, कम कर दिया गया था इसको। ठीक है, क्यों ये 4, जब जब ये 4 था तो गवर्नर की शक्ति का कोई मतलब नहीं दिया जाता था, गवर्नर का कोई मतलब नहीं, अगर 4 एक साइड हो गए तो गवर्नर का कोई मतलब नहीं होता था। किसी किसी मुद्दे पे गवर्नर की सहमति नहीं है और किसी मुद्दे पे इन चारों की सहमति है, अपने में सहमत हैं चारों, तो ये लोग जो है, अगर 2 भी सहमत हैं, 3 अगर सहमत हो गए तो ये 2 ही लोग बच जाएंगे, तो बहुमत किसका हो जाएगा, तीनों का हो जाएगा। इसीलिए इसको कम कर दिया गया कि बहुमत जो है गवर्नर जनरल का बना रहे, 3 कर दिया गया। अब ये 2 लोग होंगे, ये लोग, तो अगर 2 ये भी होंगे तो बराबरी हो जाएगा। ठीक है, या इनमें दोनों में से अगर तीनों सहमत है, ठीक है, अगर एक सहमत तभी ये 2 होगा। ठीक, तो मगर गवर्नर जनरल इसके साथ चला गया तो ये दोनों बराबर हो जाएगा मामला। तो कुल मिला के है, बहुमत को कंट्रोल करने के लिए और जो गवर्नर जनरल था उसकी पर संख्या और उसे विशेष अधिकार गवर्नर जनरल को देने के लिए एक संख्या को कम कर दिया गया। ठीक है, और इसी एक्ट के द्वारा जो था, इसी एक्ट के द्वारा कहा गया, इसी एक्ट द्वारा कहा गया कि भारत में जो केंद्रीय शासन का अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया था। तो जो प्रांत था, जैसे मद्रास का कोई गवर्नर है, तो वो जो है गवर्नर जनरल की बात अगर नहीं मानना, उसके कानून को नहीं मानना है, तो मद्रास से जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल हटा सकता है, उसको बर्खास्त कर सकता है। तो ये पावर भी इसमें दे दिया गया था इसको। ठीक है, और इसमें जो कार्य किया दिया गया था कि कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने से प्रतिबंध कर दिया गया था। ऊपर क्या था, ऊपर जो था कंपनी का जो है 1973 वाले में क्या था, 1773 वाले में कंपनी जो था व्यापार नहीं कर सकती है और उनसे रिश्वत नहीं ले सकती है। अब आगे क्या किया गया, उसको उपहार लेना भी बंद कर दिया गया। पहले अब क्या था कि रिश्वत अगर नहीं ले पाते थे तो रिश्वत को उपहार नाम दे दिया इन्होंने कि उपहार हमको मिला है, तो उस उपहार लेने से भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य ये भी किया गया, इसमें यह कहा गया कि इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध या संधि करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, तो अगर बंगाल का गवर्नर जनरल अगर कोई संधि कर रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उनकी स्वीकृति लेना जो है अनिवार्य कर दिया गया था इस वाले में। ठीक है, और दूसरी बात, तो इसमें गवर्नर जनरल को मजबूत बनाया गया इसमें। ठीक है, अगला इसमें है 1793 का रेगुलेटिंग, इसमें नहीं दिया, 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1793 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको दिया नहीं गया है। तो ब्रिटिश संसद के नई इस अधिनियम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के रूप में जाना जाता है इसको, और 20 वर्ष बाद ये आया, 1793 वाला 20 वर्ष बाद फिर से आया। तो 1793 में कहा गया था, 1793 वाले में कहा गया, सबसे पहला बोलता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा धीरे धीरे। तो ब्रिटिश संसद के इस अधिनियम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के नाम से जाना जाता है, और इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। व्यापारिक अधिकार फिर से 20 वर्ष के लिए बढ़ गए। ठीक है, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तथा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। तो जो नियंत्रक मंडल जो ब्रिटेन में बना था, जो नियंत्रक मंडल जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बना था, जो 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये जो बना है, इसको अब ये जो बने भाई तो इनको तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो इनको पैसा जो है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा इसको। ठीक है, तो ये इसको भी भारत से शोषण करने का एक और जो प्रक्रिया इन्होंने लगा दिया कि जो इंग्लैंड में बैठा नियंत्रक मंडल है उसे भारतीय राजस्व से पैसा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कहा गया, और गवर्नर जनरल
गवर्नर और कमांडर इन चीफ को नियुक्त करने के लिए शाही मंजूरी आवश्यक हो गई। तो अब इसमें जो है शाही मंजूरी मतलब ब्रिटेन के जो राजा महाराजा थे, रानी थी, उनकी मंजूरी दे दी को लेना आवश्यक हो गया। कब, किसको? तो गवर्नर जनरल अगर नियुक्त करना है बंगाल का, या कमांडर इन चीफ ही मतलब जो सेना का हेड है उसको, हेड को अगर नियुक्त करना है आपको, सेना के हेड को, तो तब भी आपको करना पड़ेगा। और जो बंगाल में, कलकत्ता में और मद्रास में जो गवर्नर है उसको अगर नियुक्त करना है तो उसके लिए भी आपको शाही जो है राजा महाराजा से आपको सहमति लेना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने से मना कर दिया गया। यदि वे बिना अनुमति के चले जाते हैं तो इस्तीफा का जो है संकेत माना जाएगा। बिना मतलब अपने मन से चले गए कहीं दूसरी जगह, या फिर अपने देश चले गए, तो उनको समझा जाए कि उन्होंने इस्तीफा दे के गए हैं। ठीक है। तो इस तरह देखिए काफ़ी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। और लास्ट में से कहा गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में जो लिखित कानूनों के द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा कानूनों व विनियमों को व्याख्या का अधिकार जो है न्यायालय को प्रदान किया गया। तो न्यायालय को थोड़ा शक्ति देगी इसमें, कि न्यायालय जो है कानून बना कर रखा गया कि किस तरह से कार्य करना है, और उन कानून के माध्यम से ही न्यायालय जो है वो अपना वर्डिक्ट देगा और न्यायालय ही उसकी व्याख्या करेगा। जो कानून लिखा गया था तो उसमें किया गया। अगला इंपॉर्टेंट जो है 1813 का जो चार्टर एक्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें कहा गया कि इसके द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। तो अब ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए अनुमति दे दी गई कि ईसाई लोग आएँ और भारत में अपना प्रचार करें। ठीक है। इनको अधिकार दे दिया गया। अगला बात इसमें कहा गया कि कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। तो इसी समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब औद्योगिक क्रांति जो है यूरोप में चल रही थी। तो इससे पहले क्या था कि जो कंपनी जो थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसी का अधिकार था, केवल यही जो है भारत में व्यापार कर सकती है, और कोई कंपनी, कोई व्यक्ति जो भारत में कंपनी के अलावा जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भारत में व्यापार नहीं कर सकता है। कोई विदेशी आके भारत में व्यापार नहीं कर सकता। तो एक अधिकार था इस कंपनी का। मगर 1813 के में क्या हुआ, ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हम अपना सामान कहाँ बेचें। तो उसको मार्केट खोलने के लिए और सभी लोगों को व्यापार करवाने के लिए, जो कि औद्योगिक क्रांति में जो भी माल बन गया था उसको बेचेंगे कहीं, तभी तो प्रॉफिट होगा, तभी तो उनका विस्तार होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो भारत को हम खोल देते हैं सभी के लिए। तो अब जो है कंपनी सिर्फ लूटती थी, अब ब्रिटिश के सभी जन आके लूटें, जो जो कंपनी का खोल लिए हैं, सामान बना रहे हैं, कोई गुड्स बना रहे हैं, सभी लोग आएँ और भारत को लूटें। तो इसमें खोल दिया गया इसको, और अधिकार सबको दे दिया गया, सभी लोग आए भारत में व्यापार करें। बस चीन के साथ, जो चीन है अपना, चीन के साथ चाय का व्यापार के एक अधिकार को बनाए रखा था। चीन से सिर्फ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय खरीदेगी। चीन से जो चाय खरीदना है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय खरीदेगी, और कोई दूसरा व्यक्ति या कंपनी जो है चीन से चाय नहीं खरीद सकती। तीसरा, भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए जो है खर्च करने का उपवन जो है इसमें किया गया है। ठीक है। तो भारतीयों पर अब थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे कार्य करने लगे कि भारतीयों को थोड़ा पढ़ाया जाए, ताकि उनको कुछ हम बोलें या कोई हम कार्य करें तो वो लोग समझें उसको, और हमारे लिए फायदे का जो है सौदा करें। अब विदेश से वो लोग जब अपने यहाँ से जब व्यक्ति को लाएंगे वर्कर काम करने के लिए, तो यूरोपी जो आएगा तो ज़्यादा पैसा चार्ज करेगा और मजदूरी ज़्यादा रहेगी, सब कुछ ज़्यादा रहेगा। ठीक है। अगर भारतीयों को ही लोकल मार्केट से ही अगर इनको वो चाहिए, लेबर चाहिए, या फिर कोई अपना पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए जो कि इनकी कंपनी को देख सके, इनके और चीज़ों को, घर में बच्चों को देख सके, गाड़ी चला सके, सब कुछ कर सके, और कुछ हद तक पढ़ सके, तो वो कम दाम में ही या कम इनको खर्च करके भारतीय मिल सकता है। इसलिए भारतीयों को लोग पढ़ाना चाहते थे अपने फायदे के लिए। ठीक है। जिससे क्लर्क की कोई नौकरी कर सकता है, कोई अकाउंटेंट की नौकरी कर सकता है। तो ये छोटे छोटे पदों के लिए भारतीयों को पढ़ाना इन्होंने जरूरी समझा, इसलिए कहा कि 1 लाख रुपये चलो हम लोग देते हैं, हर साल 1 लाख रुपया भारतीयों पे खर्च करो उनके पढ़ाई के लिए। ठीक है। तो अगला इसमें पॉइंट है कि कंपनी जो थी, गवर्नर जनरल को गवर्नर तथा प्रधान सेनापति को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। तो कंपनी जो है गवर्नर जनरल को गवर्नरों तथा प्रधान सेनापति को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, तथा नियुक्ति के लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। तो वो तो पहले ही था, पिछले वाले में था, उसी को दोहराया गया इसमें। ठीक है। तो ये सब बातें इसमें कही गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा, इसमें बार बार पूछता है। 1833 का जो चार्टर एक्ट है, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब वो बंगाल का जीजी था, अब पूरे भारत का जीजी हो गया। अब जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया वो। ठीक है। और गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, और गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाने लगा। और इससे जो है पहले निर्मित कानूनों को विनियमन कहा जाता था।
रेगुलेशन कहा जाता था, मगर अब जो कानून बनेंगे वो एक्ट बनेंगे, अधिनियम बनेंगे वो। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इससे इसके द्वारा देश की शासन प्रणाली में केंद्रीकरण कर दिया गया था, केंद्रीकरण हो गया, सेंट्रलाइज पावर हो गया इसमें। ठीक है, और इसी अधिनियम में कहा गया कि जो कंपनी का जो एकाधिकार है पूरी तरीके से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी कहीं भी चीन में है तो फिर भारत में व्यापार कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और 100% गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया। और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन जो है किया गया। तो विधि आयोग का गठन भी किया गया, याद रखिएगा इसको। और इसी अधिनियम में एक आ गया कि जो जो भारतीय जो प्रदेश हैं, जैसे मद्रास था, मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे, जनरल जो गवर्नर थे को विधायी शक्तियां उनको समाप्त कर दिया गया था। पूरी जो विधायी शक्ति जो छोटा मोटा थोड़ा मोटा बना भी सकते थे उसको भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त। मतलब उसमें कहा गया था कि जो अगर उससे पहले वाले जो कानून आए थे उसमें ये बात बोली गई थी कि जो गवर्नर जनरल है और कोई कानून बना देता है तो वो जो है बॉम्बे पे भी लागू होगा और मद्रास पे भी लागू होगा। और जो भी ये कानून बनाएंगे मद्रास वाले, पहले कानून में कहा गया था मद्रास वाले जो भी कानून बनाएंगे या बॉम्बे के गवर्नर जो भी कानून बनाएंगे वो गवर्नर जनरल की सहमति से ही बनाएंगे। मगर अब ये कह दिया गया इस वाले में 1733 वाले में कहा गया, सॉरी 1833 में कहा गया कि 1833 में बोला गया कि अब जो है पूरा समाप्त कर दिया गया। ये लोग अब गवर्नर जो हैं नीचे बॉम्बे के और मद्रास के, वो कोई कानून भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उनका जो है अधिकार जो है पूर्णतः उनकी विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। और इसी अधिनियम में 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन एक्ट लाया गया। ठीक है, इसी के तहत जो है दास प्रथा का उन्मूलन लाया गया एलन बरो के समय लॉर्ड एलन बरो जनरल थे, गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के समय जो है दास प्रथा उन्मूलन के लिए 1843 में ये एक्ट लाया गया। ठीक है, और एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया जाता है कि विधियों के संरक्षण के लिए गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग समाप्त जो है, जो ये वाला जो विधि आयोग था, विधि आयोग गठित करने का बात की गई संहिताकरण करने के लिए, तो ये बात इसमें की गई। ठीक है, तो ये पूरा बात जो है ये कहा गया है इसमें। तो ये 3-4 पॉइंट जो है एक्स्ट्रा थे जिसको मैंने बता दिया है, उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाने का उपबंध जो है इसी में किया गया था। 1833 वाले में भी ये किया गया। ठीक है, तो भेदभाव समाप्त करने के लिए कहा गया इसमें। जैसे सिविल सेवा वाला जो मामला था उसी को इसमें लाया गया था कि कंपनी के अधीन जो सरकारी पद है उनके चयन के लिए किसी व्यक्ति को धर्म नहीं देखा जाएगा, जन्म स्थान कहाँ है उसका नहीं देखा जाएगा, मूल वंश उसका क्या है इसके आधार पर नहीं होगा, रंग के आधार पर इनको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। खुला कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन के माध्यम से भारतीयों को उसमें शामिल किया जाएगा। तो इसी ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने संभव बनाया, इसी कानून ने। ठीक है, अब इसके बाद आता है 1853 का चार्टर्ड एक्ट आता है, चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे नहीं, कुछ ही पॉइंट है इसमें, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसमें नहीं शामिल किया गया पीडीएफ में। तो मैं बता देता हूँ आपको कि 1853 के अधिनियम से ही सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधान परिषद की स्थापना की गई। 1853 में विधान परिषद, संपूर्ण भारत के लिए एक विधान परिषद की स्थापना की गई थी। क्या देखिए, विधान परिषद जो आज हम देखते हैं विधान लोकसभा, तो उसी का गठन संपूर्ण भारत के लिए लोकसभा है ना, तो लोकसभा का उसी समय वो किया गया। इसी लोकसभा ही थी, मान लीजिए विधान परिषद जो था वो लोकसभा ही थी उस समय पे, तो इसका जो है पूरे भारत के लिए बनाया गया विधान परिषद। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट कहा गया कि जो बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। बंगाल का जो है तो पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल था, अब क्या था कि इसके ये पूरे भारत उसको देखना था, तो इसको क्या था कि बहुत ज़्यादा इसको लोड हो जाता था, लोड पड़ता था बहुत ज़्यादा इसको। तो इसी के अधीन जो बंगाल में क्या क्या लेफ्टिनेंट जनरल, जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट जनरल है उसी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्त जो है किया गया बंगाल के प्रशासनिक कार्य देखने के लिए। ठीक, अगला पॉइंट इसमें कहा गया कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जो है भारतीय लोग के लिए खोल दी गई और खुली प्रतियोगिता के माध्यम से इन सेवाओं में प्रवेश संभव बनाया गया। परंतु इसकी जो आयु थी अर्हता तो थी 18 से 23 वर्ष रखा गया। तो 18 से 23 वर्ष ही रखा गया, बस कि 18 से 23 वर्ष के बीच वाले लोग ही सिविल सेवा दे सकते हैं। सिविल सेवा जो था अब खुली प्रतियोगिता के माध्यम से उसको कर दिया गया कि
अब भारतीय उसमें भी शामिल हो सकते हैं, कुल मिला के आने का मतलब यही था। तो 1853 में 3-4 पॉइंट था कि अब इसमें सिविल सेवा की जो परीक्षा, वर्तमान जो सिविल सेवा की जो लोग तैयारी करते हैं ISPCS की, तो वो जो परीक्षा है अब खुले माध्यम से होगी, मगर उसकी उम्र जो थी 18 से 23 वर्ष के बीच ही रहेगी। इससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं दे सकता, 23 से बड़ा नहीं दे सकता, 18 से छोटा नहीं दे सकता। ठीक है। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाएगा कि जो भी कर्मचारी नियुक्त होंगे वो किसी को नॉमिनी नहीं आएगा, मतलब नॉमिनेशन नहीं होगा उनका, उनको जो है एग्जाम देके पास करना पड़ेगा कि एग्जाम अगर वो लोग पास करेंगे जैसे वर्तमान में होता है तो क्या बन जाएंगे वो, तो वही जो है कंपनी के अधिकारी बनेंगे, कंपनी के कर्मचारी बनेंगे। अगला इसमें 1858 का अधिनियम। तो 1858 के अधिनियम में कहा गया कि इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। अब भारत के शासन को ब्रिटेन की ओर से भारत के राज्य सचिव को चलाना था। ठीक है। तो 1857 में क्या हुआ था, तो विद्रोह हो गया था, क्योंकि कई ऐसा कारण था जो विद्रोह का कारण बना था, जिसमें हड़प नीति थी और दत्तक पुत्रों का जो वो था अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो डलहौजी ने काफ़ी खतरनाक खतरनाक नीतियां लाई थी, जिसके कारण जो है असंतोष काफ़ी फैल गया था। इस वजह से 1857 की क्रांति हो गई। जब क्रांति हो गई तो काफ़ी बदलाव हुए, ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी बदलाव किए और पूरे भारत के जो प्रशासन था या शासन था भारत में जो अंग्रेज कर रहे थे उसको पूरा कंपनी से हटा के, ठीक है, कंपनी को पूरा खत्म कर दिया गया। कहा कि कंपनी अब रहेगी ही नहीं, अब सीधे जो है क्राउन जो है अब कंट्रोल करेगा। जैसे क्राउन वहाँ पे ब्रिटेन में अपनी जनता का कंट्रोल करता है, उस तरीके से वो भारत पे भी शासन करेगा। और उसको शासन करने के लिए, उस भारत को देख रेख करने के लिए भारत के राज्य सचिव की के पद की जो है नियुक्ति हुई। एक पद बना भारत का राज्य सचिव, और जो है किसको और जो है इसके अंडर एक बनाया गया जो वायसराय जो या गवर्नर जनरल जो हमारा था भारत का गवर्नर जनरल, अब उसको वायसराय कहा गया, वायसराय। ठीक है। वायसराय और भारत के जो राज्य सचिव जो है मिलकर जो है भारत में प्रशासन करेंगे। इसके द्वारा जो है नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया। इसके समस्त अधिकार को भारत सचिव को दे दिया गया। तो जो नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल के जितने भी पावर थे सबको राज्य सचिव को दे दिया गया। इस तरह से एक्ट ने भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। द्वैध शासन जो प्रणाली थी, निदेशक मंडल की अलग थी और नियंत्रक मंडल की अलग थी, उसको समाप्त कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत का प्रथम जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग बना, जो कि भारत में ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। तो ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि कौन होगा भाई, तो कौन होगा, तो वायसराय होगा, ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि। और भारत के राज्य सचिव जो है इसके सहयोगी होंगे। भारत का वायसराय भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार जो है कार्य करने के लिए बाध्य होगा। तो जो भारत का सचिव जो क्या आएगा वही इसको आज्ञा में पालन करना होगा वायसराय को। ठीक है। तो कभी कभी वो भारत सचिव का मित्र भी होगा, कभी कभी जो सचिव है इसका मार्गदर्शक, वायसराय का मार्गदर्शक भी बनेगा, कभी कभी दोनों लोग एक साथ ही मिलकर वायस एक्ट भी बनाएंगे, अधिनियम भी बनाएंगे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो भारत का वायसराय भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करेगा, करने के लिए बाध्य बना दिया गया इसको। ठीक है। इस अधिनियम द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त कर दिया गया, जो कि पहले वाले हम लोग पॉइंट में देखे थे इसको। इस अधिनियम द्वारा भारतीय मामले में पर सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण सीधे जो है स्थापित हो गया कहाँ पे, भारतीय मामलों पे। ठीक है। 3 नवंबर 1958 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। तो 1958 नहीं, 1858 है ये। 3 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षा वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था इसको। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है 1861 का जो अधिनियम आता है, इसमें क्या कहता है, तो भारत परिषद अधिनियम आता है 1861, 2-3 साल बाद इसके। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था, जिसने भारत की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली चलाने वाली कैबिनेट के रूप में कार्य कर दिया गया। तो पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब जैसे आज के आज के जो मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, जनजातीय मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इस तरीके से पोर्टफोलियो में बांट दिया गया। अब पोर्टफोलियो के अधीन होगा तो वायसराय होगा और इसके जो सहयोगी होंगे अब एक एक पोर्टफोलियो संभालेंगे। शिक्षा संभालेगा एक, जो है कृषि संभालेगा एक, यातायात संभालेगा एक, जो है रेल संभालेगा। इस तरीके से चीज़ें जो संभाली जाएंगी विभागीय माध्यम से, विभागीय प्रथा चालू कर दी गई। और आपातकाल के दौरान जो है परिषद की सहमति के बिना वायसराय को आदेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। तो जैसे परिषद जो थी, जैसे आज का जो हमारा संसद है,
वैसे परिषद थी। आज का जो विधान लोकसभा है वैसे परिषद थी। परिषद जो है आपातकाल के दौरान जो परिषद की सहमति के बिना, परिषद से जैसे सहमति नहीं ले गए, उसी बिना जो वायसराय अध्यादेश जारी कर देगा। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किस अधिनियम के द्वारा मिली है? तो 1861 के अधिनियम से मिली है। किसको? तो वायसराय को मिली है, वो अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास की विधान परिषदों को कानून बनाने व उनमें संशोधन करने की शक्ति दे दी गई। इस अधिनियम द्वारा बम्बई मद्रास की विधान परिषदों को कानून बनाने और संशोधन करने की जो है शक्ति दे दी गई। ठीक है। अगला इसमें है कि वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। तो वायसराय जो है जो ब्रिटिश प्रांत थे उसमें विधान परिषद की स्थापना कर सकता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी कर सकता है। जैसे आज का राष्ट्रपति जो है क्या करता है? नियुक्ति करता है किसका? लेफ्टिनेंट जनरल का, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में, पांडिचेरी में, यहाँ पे देखे होंगे अब, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे। मगर वायसराय को ये पावर था कि प्रांतों में विधान परिषद, जो भी 169 के तहत हम लोग विधान परिषद प्रांतों में बनाते हैं, उधर से विधान परिषद की स्थापना जो वायसराय कर सकता है प्रांतों में, और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी कर सकता है इसको। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें कि भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी थी। विकेंद्रीकरण कैसे हुआ भाई? तो इसे वायसराय जो है प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना कर सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। ये सब विकेंद्रीकरण के ही भाग हैं। जब विधान परिषद बनेगी तो अपने लिए विधान भी बनाएगी, ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगा पावर, तो उसी के लिए सब विकेंद्रीकरण जो इसमें चालू हो गया था। और भारत में प्रतिनिधि शासन की नींव जो है इसी अधिनियम के द्वारा पड़ी कि भारत में जो प्रतिनिधि होंगे, जैसे नेता लोग होंगे, वो लोग आगे आएंगे और नेता जो है विधान परिषद में चुन के जाएंगे और अपने लिए, अपने एरिया के लिए, अपने समाज के लिए कानून बनाएंगे। तो ये जो है परिषद चालू हो गया अब पे। ठीक है। 1861 में प्रतिनिधि शासन की नींव जो है इस अधिनियम पड़ गई थी 1861 वाले में। अगला कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था। इसमें जो है ब्रिटिश भारत में विधायी परिषदों की संरचना और कार्यों में विभिन्न जो विधान है पेश किए गए, इसमें विभिन्न संशोधन पेश किए गए। ठीक है। तो विधायी परिषदों की संरचना और कार्यों में विभिन्न जो है संशोधन पेश किए गए थे। तो पहला इसमें है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 वाला जो था, आधुनिक भारत में प्रतिनिधि सरकार की दिशा में पहला कदम था। तो प्रतिनिधि सरकार मतलब होता है नेता वाली सरकार, जो नेता जनता चुन के भेजेगी अपने व्यक्तियों को, अपने क्या कहते हैं उसको, प्रतिनिधि को। तो उसकी दिशा में पहला कदम था। इसमें जो है 1892 में चुन के आने लगे थे। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद के अधिकार में वृद्धि की गई और भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अपवाद था इसमें कि मतदान करने का अनुपूरक प्रश्न जो है, अपवाद जो है मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार जो है अभी नहीं प्राप्त था किसी भारतीय को। परिषद में जो बजट पेश होता है तो बजट पे केवल वो बहस कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, मगर जो मतदान नहीं कर सकता, नहीं अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है उसमें। ये इसमें किया गया था। अगला है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया और निर्वाचन प्रणाली का शुरू किया जाना इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। 1892 में मतदान की जो प्रक्रिया है वो चालू कर दी गई थी। आम लोग भी, जिसके पास इसमें कुछ वो था, निर्बंध लगाया गया था या कुछ इसमें क्राइटेरिया था जिसको फॉलो करने वाले ही लोग वोट दे सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा था, क्राइटेरिया बनाया था कि कुछ विशेष लोग ही वोट दे सकते हैं, जिसकी मान लीजिए कि जिसकी इनकम 20,000 रुपये पर मंथ है, 20,000 पर मंथ है, वही जो है वोट दे सकता है। इस तरह से क्राइटेरिया बनाया गया था इसमें, याद रखिएगा। मगर जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है प्रारंभ हो गई थी, याद रखने की जरूरत है। ठीक है। और ये सब बात थी। तो इसमें जो पहला जो लिखा है ये वाला कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था। इसमें भारत में विधायी परिषदों की संरचना और कार्यों में संशोधन पेश किया। तो वो संशोधन नीचे दिए गए हैं, किस तरह से कार्य करना है इसके नीचे दिया गया। ठीक है। अगला इसमें जो है इसमें क्या कहा गया, तो विशेषता थी, हमने देखा कि उसकी विशेषता थी। और प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों का नगर पालिका, विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने जाने लगा। तो गैर सरकारी सदस्य मतलब कि ये लोग आम जन थे, आम लोग, पढ़े लिखे लोग थे। ये गैर सरकारी सदस्य में आते थे। सरकारी सदस्य होते थे जो कंपनी जिसको चुनती थी, जिसको वायसराय चुनता था। ठीक है। मतलब जो ब्रिटिश सरकार द्वारा चुना जाता था वो सरकारी था। गैर सरकारी मतलब जो आम लोग जो थे, जिसमें नगर पालिका के सदस्य होते थे, विश्वविद्यालय से जो भी
जो विश्वविद्यालय में जो चुनाव होते थे वहाँ से जिला बोर्ड से कुछ सदस्य वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर सदस्य जो इसमें जाते थे। ठीक है, प्रांतीय परिषदों में जो प्रांतीय परिषद थी, ठीक है, वो लोग। अगला इसमें भारत परिषद अधिनियम 1919, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। तो उस समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव जो थे लॉर्ड मार्ले थे। तो मार्ले जो था राज्य सचिव था और मिंटो जो था उस समय वायसराय था। दोनों मिल के जो है मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम का लक्ष्य था 1892 के अधिनियम के दोष को दूर करना। 1892 में जो अधिनियम में जो ऊपर हमने देखा था उसमें जो भी दोष था उसको दूर करने के लिए तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद पर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था, जिसका मेन लक्ष्य था। इसने क्या किया भाई? तो पहला क्या किया 1919 वाला। तो इस अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। जो वायसराय का कार्यकारिणी परिषद थी जो कानून वगैरह बनाती थी उसमें भारतीय सदस्यों को उसमें शामिल किया गया। जो भारतीयों को उसमें घुसा दिया गया कि वो लोग भी अपने लिए कोई कानून बनाए तो भारतीयों की भागीदारी हो उसमें। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की शक्तियों में वृद्धि करते हुए लोकहित के विषयों पर चर्चा करने, बजट पर बहस करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। तो 1892 में देखे थे बहस कर सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं, मगर इस वाले में कहा गया कि आप अनुपूरक प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन तथा पृथक मताधिकार की व्यवस्था की गई। तो मतलब पृथक निर्वाचन मतलब कि मुस्लिम एरिया तो वहाँ से मुसलमान उठेगा, मुसलमान ही मुसलमान को वोट देगा, दूसरा कोई वोट नहीं देगा। तो यही इसमें किया गया। ठीक है, उम्मीदवार भी वोट देगा। इसमें कहा गया कि केवल मुसलमान ही मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे सकता है, ये बात इसमें बोली गई। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जो जनक हैं लॉर्ड मिंटो ही है, जो कि सांप्रदायिकता को काफ़ी बढ़ावा दिया। इस अधिनियम द्वारा प्रेसिडेंसी निगमों, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय आदि के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान जो है किया गया। ठीक है, तो प्रेसिडेंसी निगमों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का जो है प्रावधान जो है इस अधिनियम में किया गया था। ठीक है, अगला भारत सरकार अधिनियम मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 का। तो देखा था हमने 1909 में क्या हुआ था, मुसलमानों को दे दिया गया था अलग निर्वाचन क्षेत्र या अलग निर्वाचन मंडल। तो इसमें क्या होगा 1919 में? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसमें इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव जो थे मोंटेग्यू था तथा भारत में वायसराय चैम्सफोर्ड था। तो इसी दोनों ने मिलकर कानून बनाया था, इसलिए इसका नाम मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार हो गया। प्रधानमंत्री लॉयल जॉर्ज ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन मतलब कि आदमी पूछ सकता है कि इतना पैसा लिए तो कहाँ उसका खर्चा किया, तो उत्तरदायी तो इनका बढ़ा दिया गया। तो इसमें क्या किया गया, पहला इसमें पॉइंट था कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू होगा। द्वैध शासन को 8 प्रांतों में लागू किया गया, जिसमें असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब प्रांत इसमें शामिल थे। ठीक है, द्वैध शासन व्यवस्था के तहत जो है प्रांतीय सरकारों को अधिक से अधिक अधिकार जो है दिया गया। द्वैध शासन में अधिक अधिकार जो है प्रांतीय सरकारों को दी गई। और भारत सरकार अधिनियम 1919 की पहली जो बार जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है को लाया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मतलब प्रत्यक्ष आप वोट दे सकते हैं और महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। तो यूपीएससी में पूछा था कि किसमें महिलाओं का अधिकार जो दिया गया था, तो महिलाओं को मताधिकार 1919 में दिया गया, मगर इसमें जो था एक सर्टेन जो है अमाउंट तय किया गया कि इतना आपका मिनिमम इनकम होगी मंथली, तभी आप मताधिकार दे सकते हैं। तो सीमित था ये भी। सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों को भी दे दिया गया, सिख ईसाइयों को दिया गया अलग, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों को भी ये लागू कर दिया गया। सांप्रदायिक के आधार पर निर्वाचन प्रणाली सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों को भी इसको लागू करा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट के से अलग कर दिया गया। तब सेंट्रल बजट अलग होगा, स्टेट बजट जो राज्य बजट होगा वो अलग होगा, इसी में अलग किया गया था। अगला है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायी की स्थापना की गई। जैसे वर्तमान में संसद हमारे दो सदन है, वैसे ही केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की विधान परिषद एक राज्य परिषद की स्थापना जो है कर दी गई। राज्य परिषद और विधान परिषद जो है लोकसभा है, राज्य परिषद राज्यसभा है, उसका प्रावधान जो है 1919 के जो है अधिनियम में कर दी गई। सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है 2 सदन राज्यसभा लोकसभा इस तरह से गठन किया गया उसमें। ठीक है, अगला इसमें कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया
सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का जो है अधिकार दिया कि आप जो कैग को नियुक्त कर सकते हैं, कैग जो है नियुक्त कर सकते हैं आप। भारत सचिव जो है भारत में एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। तो 1919 के जो एक था काफ़ी मजबूत महत्वपूर्ण है, याद रखना। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, ठीक है। लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान जो 1919 में ही कर दिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की जो मुख्य विशेषता देख लेते हैं सही से, तो कुछ पॉइंटों में देख लेते हैं। मुख्य विशेषता ये थी कि व्यवस्थापिका सभा का विस्तार और अधिकार में वृद्धि की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। नोट में द्वैध शासन में के जो जन्मदाता हैं लियानेल कार्टिस को कहा जाता है, और इन्होंने अपनी पुस्तक डायसी में द्वैध शासन के जो है बारे में वर्णन किया है। तो द्वैध शासन के जन्मदाता कौन है? तो लियानेल कार्टिस, ठीक है। मताधिकार का सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसमें रॉयल कमीशन की नियुक्ति का विधान किया गया। कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की गई और केंद्रीय और प्रांतीय शक्ति में विभाजन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लगाया। द्वैध शासन मतलब हो गया कि कुछ शक्तियां जो हैं गवर्नर के पास होंगी और कुछ शक्तियां जो हैं विधान परिषद के पास होंगी। जो विधान परिषद बनी थी उसमें इनके पास होगी, ठीक है। तो एक स्थानांतरीय विषय था, स्थानांतरीय विषय था जो कि एकदम नाम मात्र का विषय था। ये जो था जनप्रतिनिधि के पास था। और जो जो आरक्षित विषय था, आरक्षित जो राजस्व वाला विषय था, आरक्षित जो इंपॉर्टेंट विषय जो विषय थे उसको जो है गवर्नर जो था अपने पास रखता था। तो इसी को द्वैध शासन करते थे। दो लोग मिलकर शासन करते थे, एक जो था जनप्रतिनिधि, दूसरा जो था गवर्नर, ठीक है। अगला अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 का भारत शासन सरकार अधिनियम में भारत सरकार 1935 ईस्वी में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसमें 1935 में शाही स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा अधिनियम था। भारत सरकार अधिनियम 1935 321 अनुच्छेद, इसमें 10 अनुसूचियाँ थी और 14 भाग थे इसके। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का जो है सर्वाधिक जो है प्रभाव पड़ा है, ठीक है। सर्वाधिक प्रभाव इसी का पड़ा है, याद रखना है। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से इस संघ में शामिल होंगे। और इसमें जो है कोई शामिल नहीं हुआ, इसलिए संघ नहीं बन पाया लास्ट में। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन को इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। जो प्रांतों में द्वैध शासन था, आरक्षित विषय और हस्तांतरण विषय, उसको रद्द कर दिया गया, उस तरह की चीज़ों को। तक केंद्र में इसको लागू कर दिया गया। जो है केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। तो इसमें जो है द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। तो प्रांतों में एक द्विसदनीय संघीय विधायिका की स्थापना की जाएगी। तो प्रांतों में एक द्विसदनीय संघीय विधायिका की स्थापना की जाएगी, जिसके 2 सदन संघीय विधानसभा मतलब निचला सदन और विधान परिषद उच्च सदन होगा। तो प्रांतों में एक द्विसदनीय संघीय विधायिका की स्थापना की जाएगी, जिसके 2 सदन संघीय विधान परिषद जिसको निचला सदन कहा जाएगा और विधान परिषद जिसको उच्च सदन कहा जाएगा, ये कहा गया। तो संघीय विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता था। और बंगाल, मद्रास, बिहार, बम्बई, असम, संयुक्त प्रांत जैसे कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। जैसे वर्तमान में राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद जो है द्विसदनीय है। उस तरीके द्विसदनीय व्यवस्था बंगाल में, मद्रास में, बिहार में, बम्बई में, असम में और संयुक्त प्रांत जैसे कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रारंभ किया गया। जो सदन होगा, जो कानून बनाने वाले होंगे, वो 2 सदन होंगे। उसमें एक लोकसभा और राज्यसभा जैसे होता है उस तरीके से बनाया जाएगा संघीय विधान। उसमें एक संघीय विधानसभा होगा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। संघीय विधानसभा को निचला सदन कहते हैं और विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। अगला है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसमें तो केंद्र में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, राज्य में लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा, 1935 में कहा गया। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य सेवा जो है संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। संघीय न्यायालय बनाया जाएगा, कहा गया संघीय न्यायालय। तो भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे मॉरिस गुएर थे, सर मॉरिस गुएर, ठीक है। और अगला इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। इसमें भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 ने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए पहली बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया। 1935 के अधिनियम में विषयों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। एक तो संघ सूची का विषय जिसमें 59 विषय थे, समवर्ती सूची का विषय जिसमें 36 विषय थे, एवं प्रांतीय विषय जो विषय थे उसके बारे में 54 विषय थे। प्रांतीय विषय जो थे वो 54 थे। तो संघ सूची में 59 थे, 36 जो समवर्ती सूची थे और 54 जो है प्रांतीय सूचियाँ थी।
तो इस तरीके से 3 श्रेणी में जो है विषयों को विभाजित कर दिया गया, कौन सा विषय किस में शामिल होगा। ठीक है, और इसमें कहा गया इस अधिनियम द्वारा 1935 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 2 नए प्रांत उड़ीसा और सिंध की स्थापना की गई। तो इस 1935 में ही जो बर्मा था भारत से अलग हो गया, एकदम से अलग हो गया, जो वर्तमान स्थिति में उसे चला गया। तो 2 नए प्रांत उड़ीसा और सिंध का निर्माण जो है इसमें किया गया। इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 में गुलाम का अधिकार पत्र, सो गुलामी का अधिकार पत्र व अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था कि ये गुलामी का अधिकार पत्र है और ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है ये बात किसने। तो इसमें हम देखेंगे 1937 का प्रांतीय चुनाव। जैसे पूछता है, इस वाले से पूछता है कि किस अधिनियम के थ्रू जो चुनाव हुआ था, तो 1935 के आदेशानुसार हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के आदेशानुसार 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ था। 11 प्रांतों में हुआ था। ठीक है, 1936 से 37 की सर्दियों में 11 प्रांतों में हुआ था। इन प्रांत में मद्रास था, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बम्बई प्रेसिडेंसी, असम और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, बंगाल, पंजाब और सिंध था। ठीक है, और टोटल 1585 सीटों पे इसमें चुनाव लड़ा गया था। इसमें 711 सीट जीतकर कांग्रेस पार्टी 5 प्रांतों में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ठीक है, पूर्ण बहुमत की सरकार जो है 5 प्रांतों में बनाई, जिसमें मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत इसमें शामिल थे। और जो बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी बम्बई में, असम में और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सामने आई थी। ठीक है, इसमें जो मुस्लिम लीग के बारे में कहीं पूछा कि मुस्लिम लीग ने कितना जीता था, तो मुस्लिम लीग के पास जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने इसमें किसी भी प्रांतों में सरकार बनाने में विफल रही, तो किसी भी प्रांत में उसको बहुमत नहीं मिला, कहीं भी उसने सरकार नहीं बना पाई अपना। ठीक, 1937 के चुनाव में कांग्रेस के 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, 5 में तो अपने पूर्ण बहुमत से बनाई और बाकी गठबंधन करके 3 प्रांतों में बनाई थी। ठीक है, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय नियंत्रण परिषद गठित की गई। तो अब भाई चलाना है प्रशासन, तो उसके लिए केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन जो हुआ, इस परिषद को संसदीय समिति का नाम दिया गया, जिसके सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समय जो प्रांतों के प्रमुख प्रधानमंत्री कहा जाता था, उसमें कौन कौन था, तो प्रांतों में जो प्रांत थे जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती थी, तो वहाँ के जो थे प्रमुख प्रधानमंत्री बने। तो वर्ष 1937 के चुनाव के आधार पर प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ, जिसमें प्रांत जिसमें मद्रास है, तो मद्रास के मुख्यमंत्री जो बने हैं सी राजगोपालाचारी बने, दल इनका कांग्रेस था। बिहार में श्री कृष्ण सिंह थे पहले मुख्यमंत्री और कांग्रेस के भी थे। बॉम्बे में बीजी खेर थे कांग्रेस के। मध्य प्रांत में एन बी खेर, देखिए बीजी खेर हैं, एन बी खेर हैं। बाद में रविशंकर शुक्ला जो आ गए, ये भी कांग्रेस के थे। मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है। संयुक्त प्रांत जिसमें उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र आता था, संयुक्त प्रांत, उसमें गोविंद बल्लभ पंत जो है सीएम बने, कांग्रेस के थे। उड़ीसा में बी एन दास जो हैं कांग्रेस के सीएम बने थे। और सिंध में गुलाम हुसैन हियादत उल्लाह, बाद में उल्लाह बख्त सुमरो जो है इसके जो है सीएम बने। और ये मुस्लिम लीग के थे। तो मुस्लिम लीग बाद में पूर्ण बहुमत से किसी में नहीं जीती, मगर गठबंधन करके इन्होंने सिंध में बनाया था अपना सरकार। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में डॉक्टर खान साहब थे, गठबंधन सरकार थी इनकी। पंजाब में सिकंदर हयात खान थे, यूनिवर्सिटी पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी थी, वो बनाए थे। बंगाल में फजलुल हक जो बनाए थे, मुस्लिम लीग पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने ये बनाया था। असम में थे मोहम्मद सादुल्लाह, बाद में गोपीनाथ बरदोलोई जो है बने सीएम, गठबंधन से सरकार बनी थी इनकी। ठीक है, तो लगभग ये 28 माह तक शासन करने के बाद अक्टूबर 1993 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में निम्न 2 कारणों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। और जिस दिन ये त्यागपत्र दिए थे उसी दिन को मुक्ति दिवस जो मनाई थी, कौन, तो मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाई थी उसी दिन को। तो क्या कारण थे, जो है 28 माह बाद शासन चलाने के बाद जो है 1939 के अक्टूबर में कांग्रेस ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। तो कारण ये था कि जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, उसी में भारत से बिना पूछे, भारत के इन सरकारों से बिना पूछे, जो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, उसने कहा था कि युद्ध में भारत भी युद्ध में शामिल है। तो भारतीय लोगों के निर्वाचन प्रतिनिधियों से परामर्श किए बिना द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध रहित घोषित करने की जो वायसराय लॉर्ड लिथगो की कार्रवाई का विरोध के कारण। दूसरा था कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा तथा युद्धोपरांत भारत को स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा की गई थी। इन दोनों कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया गया था सरकार से। ठीक है, याद रखिएगा, गवर्नर जो था लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस के दोनों मांगों को अस्वीकार कर दिया और 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस मंत्रिमंडल को अपना त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है, ठीक है, इतना।
तो इसमें जो लॉर्ड लिथियो था और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही इस्तीफा से प्रसन्न थे और मुक्ति दिवस बनाया 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें उनका साथ जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी दिया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी मुस्लिम लीग के साथी थे उस टाइम पे। ठीक है, अगला इसमें जो है, इसके बाद जो आया था क्रिप्स मिशन, तो ये भी संवैधानिक विकास में क्रिप्स मिशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का समर्थन द्वितीय विश्व युद्ध में पाने के लिए मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में कमेटी भेजा जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। तो तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो विंस्टन चर्चिल था, उन्होंने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर जो क्रिप्स थे को भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए 23 मार्च 1942 को भेजा था। और क्रिप्स मिशन के साथ ही कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है बनाए गए थे। तो क्रिप्स ने क्या कहा था, क्रिप्स के बारे में पूछता है बार बार एग्जाम में। तो क्रिप्स को यह भी आदेश था कि वह न केवल बहुसंख्यक हिंदुओं से ही आवश्यक सहमति प्राप्त करे, बल्कि सबसे अधिक संख्या वाली अल्पसंख्यक जाति मुसलमानों से भी अपनी सहमति प्राप्त करे। क्रिप्स ने भारत आते ही अपना प्रस्ताव 25 मार्च को भारतीय नेताओं के सामने रखा, वह 29 मार्च को जनता के सामने रखा। और युद्ध समाप्ति इसमें कहा गया कि जो प्रस्ताव रखा था उसमें कहा गया था कि युद्ध समाप्ति के बाद में नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा और सभी देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होकर या नहीं होकर औपनिवेशिक शासन का जो है अधिकार रहेगा इनके पास। ठीक है, देशी रियासतों को छूट दी गई कि वो शामिल हो या ना हो, ये उनके ऊपर है। ठीक है, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा और एक भारतीय संघ की स्थापना का अधिकार जो है प्राप्त हुआ था। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ और एक भारतीय संघ की स्थापना का अधिकार भी प्राप्त हुआ। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के सामने के समान ही जनसंख्या के अनुपात से देश राज्य द्वारा विधानसभा के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। तो ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के समान ही जनसंख्या के अनुपात से देशी राज्य द्वारा विधानसभा के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, ये बात कही गई इसमें। और नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व जो है ब्रिटिश सरकार का होगा। अगला इसमें कांग्रेस पार्टी ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया, इसलिए किया कि पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट की बात कही, इसीलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया और भारत को टुकड़ों में बांटने की संभावना को द्वार खोल दिए। और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकार कर दिया है क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की मांग को नामंजूर कर दिया गया था। इसमें उसने क्या कि उसमें इस तरह की बातें कही थी कि जैसे क्रिप्स मिशन जो था, मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की मांग थी उसको लगभग एक तरह से अस्वीकार कर दिया था। तो गांधी जी ने प्रस्ताव के बाद जो कहा था कि ये बाद की तिथि का चेक है, तो पोस्ट डेटेड चेक, ये इसको कहकर इसकी आलोचना की थी। और गांधी जी के शब्दों के में कुछ और शब्द जोड़ते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक ऐसा बैंक जो टूट रहा है पर आहरित पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा इसको दी है। सर जो पट्टाभी सीतारमैया ने अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्मरण पत्र जो है ये कहा था, जो अगस्त प्रस्ताव जो लॉर्ड लिथगो भी एक अगस्त प्रस्ताव लाया था 1940 में, उसी को कह रहा था, उसी का ये परिवर्तित रूप है। ठीक है, अगला है वायसराय के निषेधाधिकार। वोट के मुद्दे पर जो स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा कांग्रेस नेताओं के बीच बातचीत टूट गई और कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया। यहाँ एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्द चले जाना चाहिए, यह कथन जो था स्टेफोर्ड ने कहा था कि यहाँ क्रांति होनी चाहिए, हम यहाँ क्रांति होने जा रही है, जल्दी हमको यहाँ से हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, ये कहा था। फिर इसके तुरंत बाद 1945 में बेबेल योजना आई। तो यह योजना 1945 में प्रस्तुत की गई और यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तत्कालिक भारतीय वायसराय लॉर्ड बेबेल ने भारत में व्याप्त गतिरोध के बारे में बेबेल योजना प्लान जो है प्रस्तुत किया। ठीक है, इसमें कहा गया है बेबेल योजना में कि गतिरोधों को दूर करने के लिए 1945 में बेबेल योजना जो है आई थी भारत में। जून 1945 को भारत वापस आकर भारतीयों के सामने बेबेल योजना को रखा उसने। पहला योजना में पहला पॉइंट था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया जाएगा तथा इसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व होगा। दूसरा, सीमांत कबायली मामलों को छोड़कर विदेशी मामलों भी परिषद के भारतीय सदस्यों के पास ही रहेगा। तो विदेशी मामले और सीमांत मामले जो भी जितने भी मामले हैं सब भारतीयों के पास रहेगा। कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। ये एक गतिरोध का कारण बना कि मुसलमान कम थे, हिंदू बहुत ज़्यादा थे, और कार्यकारिणी परिषद में दोनों की संख्या अगर बराबर होगी तो प्रतिनिधित्व तो हिंदुओं का कम हो जाएगा, इसलिए गतिरोध हो गया इसमें। चौथा है कि युद्ध समाप्ति के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। पांचवा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कांग्रेस के सभी नेता रिहा किए जाएंगे तथा शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन होगा। ठीक है, ये भी कहा। सातवां था गवर्नर जनरल में के वीटो को समाप्त नहीं किया गया किंतु उसका जो अनावश्यक प्रयोग नहीं होगा, ये बात कहा गया इसमें। फिर इसके तुरंत ही बाद शिमला जो है, शिमला में सम्मेलन हुआ, जो ऊपर तय किया गया था कि शिमला में सम्मेलन होगा, ये वाला उस शिमला सम्मेलन हुआ। तो पूछता शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो 25 जून 1945 को हुआ था।
यह शिमला होने वाला सर्वदलीय सम्मेलन था जिसमें 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और शिमला सम्मेलन में लीग के प्रतिनिधित्व के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना व कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान जो मुस्लिम लीग थी, कहे कि मुस्लिम का जो प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है मुस्लिम लीग है। तो और मगर कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं अबुल कलाम आज़ाद, वो भी मुस्लिम हैं, तो मुसलमान का केवल मुस्लिम ही करेगा प्रतिनिधित्व। तो अबुल कलाम आज़ाद जो कांग्रेस का प्रतिनिधि हैं, वो उनको मतलब कि प्रतिनिधि देखने से मना कर दिया। कौन? तो मुस्लिम लीग ने। तो मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेंगे, जिसे कांग्रेस पार्टी ने असफल कर दिया, क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद को पार्टी के सदस्य जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में इसको नियुक्त करते थे, अबुल कलाम आज़ाद भी उसमें थे कांग्रेस की तरफ से। तो मुसलमान व्यक्ति का चयन करने के लिए कारण जो है मौलाना ये जो जिन्ना थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम व्यक्ति सिर्फ हमारी पार्टी जो है नियुक्त करेगी कार्यकारिणी परिषद में, कांग्रेस नहीं नियुक्त करेगी। मगर अबुल कलाम आज़ाद को नियुक्त कर दिए थे, इसी में विफल हो गया, असफल हो गया यह वार्ता। और 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला समझौते को विफल घोषित कर दिया। शिमला समझौता भी विफल हो गया। देखिए, क्रिप्स मिशन भी विफल हो गया, शिमला समझौता भी विफल हो गया, बेबेल योजना भी विफल हो गई। फिर आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में क्लाइमेट इटली की जो है सरकार आई, लेबर पार्टी की। और 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत की समस्या को हल करने के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जो संसदीय दल था उसको भेजा। और कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया, क्योंकि कैबिनेट मंत्री थे इसमें जितने भी थे, जिसके सदस्य थे क्रिप्स भी इसके सदस्य थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो आए थे 1942 में। एवी अलेक्जेंडर थे नौसेना मंत्री थे। और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, जिन्होंने कैबिनेट मिशन कहा गया जिसे। और 1946 में मार्च में आया ये। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो है पैथिक लॉरेंस थे। तो पूछता है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इस मिशन का मुख्य जो उद्देश्य था 16 मई 1946 तक संविधान सभा का गठन करना इसका उद्देश्य था। ठीक है। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ का गठन जो है इसमें किया जाएगा, ये इन्होंने कहा था। इसमें लिखा गया था कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ का गठन किया जाएगा। संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषयों एवं अपशिष्ट शक्तियों प्रांत में नियुक्त होंगी। तो अपशिष्ट शक्तियां प्रांत में नियुक्त होंगी, इन्होंने कह दिया था। तीसरा, भारत का संविधान बनाने हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट जो है वोट से संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। और संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई थी। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 लोग और देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है। अगला इसमें संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्य तथा प्रांत की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाएगा। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा जो कि संविधान सभा में रहेगा। तो 10 लाख लोगों पे क्या होगा, एक प्रतिनिधि होगा। 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला एक प्रतिनिधि होगा जो कि संविधान सभा में आएगा। ठीक है। तो 10 लाख पे एक जो प्रतिनिधि चुना जाएगा इनमें। और प्रांतीय विधानमंडलों का 3 भागों में विभाजन किया गया। तो जो प्रांतीय विधानमंडलों का 3 भागों में विभाजन किया गया। तो भाग 1 में बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा नामक हिंदू बहुसंख्यक प्रांत जो इसमें शामिल थे। भाग ख में पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं सिंध मुस्लिम बहुल प्रांत थे। और भाग ग में असम, बंगाल मुस्लिम बहुल प्रांत थे। ठीक। और हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो पूछ सकता है कि किस रियासत के जो है प्रतिनिधि जो सम्मिलित नहीं थे किसमें, संविधान सभा में, तो वो आपका हैदराबाद रियासत थी। उसके बाद जो है अंतरिम सरकार गठन किया गया। अंतरिम सरकार गठन, इसमें संविधान सभा गठन हो गया था। यहाँ से संविधान सभा अपना जो है संविधान बनाने लगी थी। अंतरिम सरकार गठन हुआ। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। और 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा जो नवनिर्वाचित संविधान सभा थी ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया। और 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में तक बनी रही। ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौन बने, पीएम बने जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के जो है जिसका निर्वाचन होता था, तो उसी को इन्होंने कहा कि आप सरकार भी चलाइए, सरकार भी चलाते थे, जिसके अध्यक्ष और गवर्नर जनरल लॉर्ड बेबल थे। ठीक है। तो मतलब जो आज राष्ट्रपति थे उस तरीके से लॉर्ड बेबल उस समय राष्ट्रपति काम कर रहे थे। तथा उपाध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित परिषद में 13 सदस्य थे। सदस्य, अब देखिए सरकार जो बनी थी उसमें जो अध्यक्ष थे वो गवर्नर जनरल थे, मतलब राष्ट्रपति वो थे। और उपाध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और परिषद में 13 और सदस्य थे, जैसे कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उस तरीके से 13 सदस्य और थे।
भारत में ब्रिटिशों के आने के बाद प्रथम अवसर था जब भारत की सरकार भारतीयों के हाथ में थी। इस समय प्रारंभ में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई, परंतु लॉर्ड बेबल के प्रयासों से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो इसमें अंतरिम सरकार जो थे उसमें कौन कौन क्या बना था, किसको कौन सा वो मिला था, विभाग मिला था, इसको देख लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, कार्यकारिणी परिषद के कार्यपालिका के अध्यक्ष थे। विदेशी मामले इनके पास थे। राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले जो है जवाहरलाल नेहरू के पास ही थे। वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय था और सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। बलदेव सिंह के पास जो है रक्षा मंत्री थे। जो राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य और कृषि मंत्री। ऋषि राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। जगजीवन राम जो थे श्रम मंत्री। लियाकत अली मुस्लिम लीग से थे, ये जो था वित्त मंत्री थे। आसफ अली रेलवे मंत्री थे। आसफ अली कांग्रेस से थे। जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे विधि मंत्रालय इनके पास था, ये भी मुस्लिम लीग से थे। CH भाभा जो थे कार्य और खान एवं बंदरगाह विभाग भाभा को मिला था। जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय इनके पास था। गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्रालय था, मुस्लिम लीग के थे ये। अब्दुल रब निस्तार जो थे डाक संचार व वायु शामिल था इनके, मुस्लिम लीग के भी थे। और आई चुंदरीगर जो थे वाणिज्य मंत्री थे, मुस्लिम लीग से भी संबंध रखते थे। ठीक है, इसके बाद माउंट बेटन योजना आई। तो माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को आई, इसके बाद में थे। तो 3 जून 1947 को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन ने 3 जून 1947 को अंग्रेजों से देश की आज़ादी के लिए योजना जारी की, जिसमें माउंट बेटन योजना के नाम से इसको जाना जाता है। और आज़ादी की आखिरी योजना यही थी। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1947 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। ठीक है, ये उन्होंने कह दिया था वहाँ पे। फिर जो था एटली ने कहा कि लॉर्ड बेवेल के स्थान पर माउंट बेटन भारत के वायसराय बनेंगे। और 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंट बेटन भारत में 34वें और अंतिम वायसराय बनकर भारत आए और भारत को यथाशीघ्र स्वतंत्र करने का आश्वासन इन्होंने दिया। तो याद रखिए 34वें थे। कितने हमारे यहाँ जो वायसराय बन के आए, तो 34 वायसराय बन के आए। राज्यपाल या वायसराय या गवर्नर जनरल जिसको कह सकते हैं, 34 लोग थे। 34वां कौन था? तो माउंट बेटन थे। माउंट बेटन योजना के मुख्य बिंदु क्या थे? तो पहला था कि भारत को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटकर 2 देश बनाए जाएंगे, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। देशी रियासतों को स्वतंत्र होंगी कि वे जो है पाकिस्तान के साथ रहेंगी या भारत के साथ। ठीक है, बंगाल पंजाब का विभाजन किया जाएगा और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। जनता से पूछा जाएगा कि वो भारत में रहना चाहती हैं या पाकिस्तान में रहना चाहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन जो है नियत किया गया। उसके बाद जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 पारित किया गया। और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त किया जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी हाथों में सौंप दी जाएगी। ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो प्रस्तावित किया। जो एटली थे, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, माउंट बेटन योजना के विधेयक के रूप में 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पास कर दिया और 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्तुत किया गया। और 18 जुलाई 1947 को भारत शासन अधिनियम या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को स्वीकृति मिल गई। तो 15 अगस्त को 2 डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई, जिसमें भारतीय संघ में पाकिस्तान से सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत जो इसमें शामिल हो गए। ठीक है, भारतीय संघ में पाकिस्तान को में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत शामिल हो गए थे। भारत के राज्य सचिव उसके सलाहकार का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन से संबंधित मामलों का भविष्य में राष्ट्रमंडल संबंध विभाग के सचिव द्वारा संचालित किया जाना था। ठीक है, इसने इंग्लैंड के राजा की शाही जो उपाधियों को भारत के सम्राट की उपाधि से हटा दिया गया, वहाँ से भारत के सम्राट हटा दिया गया। और सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 आयोगों का ब्रिटिश सरकार ने गठन किया, जिसका कार्य विभाजन की देखरेख, नए गठित होने वाले राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निर्धारण करना था रेडक्लिफ को, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के समय भारत में 565 छोटी रियासतें थीं। ठीक है, 565 स्वतंत्रता के समय भारत में 565 जो देशी रियासतें थी छोटी बड़ी, इनको कैसे कॉन्सोलिडेट किया? कौन? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें जो था पूरा हमारा जो देश था आज़ाद हो गया। तो आज़ादी तक कितना ही काम हुआ था। ठीक है, इसी में डेवलपमेंट हुआ हमारा। संविधान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है। तो कैसे बना था ये?
तो संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से पूछता है निर्वाचन के आधार पर हुआ। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, सभी लोगों को मताधिकार का दर्जा प्राप्त नहीं था। ठीक है, कुल जो महत्वपूर्ण तथ्य जो इसमें पता चलेगा, इंपॉर्टेंट है ये, तो कुल सदस्य संख्या 389 थी। ब्रिटिश प्रांत से 292 लोग, देसी रियासत से 39 लोग और कश्मीरी क्षेत्र से 4 लोग थे। कमिश्नरी, कश्मीरी नहीं, कमिश्नरी क्षेत्र से। महिलाएं इसमें 15 थी। अनुसूचित जाति 26 थे। अनुसूचित जनजाति इसमें 33 थे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ सकता है। अनुसूचित जातियाँ कितनी थी, तो एक में 26 थी, दूसरे में अनुसूचित जाति 26 थी, अनुसूचित जनजाति जो थी 33 थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली संविधान हाल में जो है प्रारंभ हुई। सभा के वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष एक बार पूछा था, उपाध्यक्ष कौन से, तो एच.सी. मुखर्जी थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो कब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया और आगे चल के यही जो है प्रस्तावना, भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, वो बनी। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे, तो 11 अधिवेशन हुए थे टोटल। और 26 नवंबर 1949 को 11वां अधिवेशन हुआ और इसी दिन जो संविधान हमारा अंगीकृत हो गया। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, इसको 12वां अधिवेशन भी कहते हैं, को संपन्न हो गया और इसी दिन संविधान पूरी तरीके से भारत में लागू हो गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बी.एन. राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव थे। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, जो कि हमारे उसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना में। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, ग्रेनेविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो पूछ लेता है कि किसने कहा था, तो ग्रेविन ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, अगला है, संविधान सभा में शामिल महिलाएं कौन कौन सी थी, तो सुचेता के प्रणि थी, विजयलक्ष्मी पंडित थी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाइज रसूल, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, जी दुर्गाबाई, दक्षयानी बेलायुधन, मालती चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन, रेणुका राय, फिर लीना राय, फिर एनी मस्करनी, ये महिलाएं इसमें शामिल थी। 15 महिलाएं शामिल थी। संविधान निर्मात्री जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन कौन से थे, तो इस तरह से थोड़ा सा पूछता है। तो संविधान जो समिति थी, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। झंडा समिति के जो सदस्य अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला है संचालन समिति, हो गया। ठीक है, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। मूल अधिकार उप समिति पूछा था एक बार यूपीपीसीएस में, जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू थे। ये काफ़ी समितियां थी, इंपॉर्टेंट हैं। इस समितियों को एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है बार बार। अगला है प्रारूप समिति, जो इंपॉर्टेंट थी प्रारूप समिति। तो इसमें इसके गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रमुख सदस्य 7 थे इसमें, अम्बेडकर जी और प्लस 6 सदस्य और थे। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, अध्यक्ष थे। एन. गोपाल स्वामी अयंगर जो थे इस सदस्य थे। के.एम. मुंशी सदस्य थे। लादी कृष्णा स्वामी अय्यर सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला सदस्य थे। बी.एल. मित्र सदस्य थे। इसके बाद में एन. माधव राव का जगह लिया इन्होंने। टी.पी. खेतान थे, तो खेतान का जगह टी. कृष्णमचारी जो थे इनकी जगह पे आए थे। तो इस तरीके से ये लोग पूरा लोग थे। ठीक है, तो पूरा ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। तो ये जो समितियों तक हमने देख लिया, संविधान सभा तक हमने देख लिया है। 1947 का भारतीय शासन अधिनियम तक देख लिया है। इसके आगे जो है संविधान के स्रोत वगैरह हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।